हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और आई एश्योर यू कि इस वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है, क्योंकि हम वन शॉट करेंगे और इवन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी से ही सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा और यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको क्या दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है। हमारा जो चैप्टर वो है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि अब पहले तो देखो, कांग्रेस का रिस्टोरेशन हो गया 1971 के इलेक्शंस में। कांग्रेस पार्टी जो है, जिसमें मतलब इंदिरा गांधी थी, तो वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ इलेक्शंस को जीत जाती है 1971 के इलेक्शंस को। लेकिन इसी बीच इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो इंदिरा गांधी है, वो अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए, और काफ़ी सारे अलग रीजंस भी वो देती है, और यहाँ पर वो लगा देती है इमरजेंसी। अब ये जो इमरजेंसी है, जिसको आपातकालीन भी बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, तो यहाँ पर एक हमें न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। इस न्यूज़पेपर में यहाँ पर दे रखा है ये खाली स्पेस दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि लोग ऐसे खाली स्पेस छोड़कर प्रोटेस्ट किया करते थे, क्योंकि उनकी न्यूज़पेपर जो है उन पर सेंसरशिप लगा दी जाती थी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, क्या ज़रूरी थी सच में इमरजेंसी लगानी, और इम्पोज किया गया इमरजेंसी को लगाया गया, तो इसका मतलब क्या था, मतलब एक्चुअल में क्या होना था इमरजेंसी का मतलब, क्या कोई फ़र्क पड़ना था देश पे या नहीं पड़ना था। ठीक है, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इसके रिजल्ट क्या निकले, इमरजेंसी लगने के बाद क्या हुआ, हमने क्या लेसन समझे, इस इमरजेंसी जो हमने लगाई उससे हमने क्या इससे लेसन सीखे। ये एडिटोरियल पेज था जो हमने पहले देखा, नई दुनिया 27 जून 1975 का। लाइक एनी अदर डे, ऐसे ही था जैसे दूसरे दिन होते हैं न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक वैसे ही था। बस एक चीज़ अलग थी यहाँ पर कि यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया था, जो एडिटोरियल था उसको सेंसर कर दिया गया था। मतलब ये इस चीज़ को सेंसर कर दिया गया था इस वजह से, इमरजेंसी पावर को यूज़ करके। और बहुत सारे दूसरे न्यूज़पेपर्स जो हैं उसमें भी ऐसे ब्लैंक स्पेसेस छोड़े गए, ताकि प्रोटेस्ट कर सके इमरजेंसी के अगेंस्ट। लोग ऐसे ही, मतलब जो न्यूज़पेपर वाले होते थे तो वैसे ब्लैंक स्पेस छोड़ देते ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके इस इमरजेंसी के खिलाफ। ठीक है, ओके। तो फटाफट से देखते हैं, यहाँ पर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें हम जस्ट बैकग्राउंड समझने वाले हैं। इस बैकग्राउंड में क्या है, वी ऑल नो 1967 के बाद से, मतलब जो 71 में जब इलेक्शन जीती ना इंदिरा गांधी जी, इनका एक पॉपुलर स्लोगन था गरीबी हटाओ, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत पॉपुलैरिटी मिली इनको। सिर्फ एक ही रीज़न नहीं था कि ये गरीबी हटाओ वाला स्लोगन लेकर आई थी, बल्कि बांग्लादेश की वॉर भी थी। तब भी इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, और उस टाइम पर बांग्लादेश की जब वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने बांग्लादेश को बचाने के लिए वॉर की, जिसमें इंडिया जीत गया। तो इस वजह से इंदिरा गांधी बहुत फेमस हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पर पार्टी कंपटीशन जो है वो बहुत खट्टा हो रहा था। कैसे कैसे हो रहा था, बहुत कड़वा हो रहा था। क्यों हो रहा था भाई इस टाइम पर, क्योंकि ओपोजिशन पार्टीज तो पहले ही इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, है ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। अब देखना आगे और कैसे कैसे प्रोटेस्ट करती हैं ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या थी भाई, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में क्या चल रहा था, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कैसे चल रहा था भाई, कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लगता है कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो क्या है, वायोलेटिव हैं, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट बैकग्राउंड है, आगे सारी चीज़ें आएंगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या स्टैंड लेती है कि जो कोर्ट है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि कोर्ट जो है वो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। यानी कि वो पार्लियामेंट को अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखाने दे रही है। कौन, जुडिशरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस ये भी एलिगेशन लगाती है कि जो कोर्ट है, ठीक है, वो क्या है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है उनका, और ये एक तरीके की रुकावट बन रही है अ, किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में, कि वो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं ला पा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। और बाकी पार्टीज जो हैं वो सोच रही थी, वो कांग्रेस को पहले ही अपोज कर रही थी। ठीक है,
तो अदर पार्टीज, द पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस फेल्ट, उनको क्या लगा कि पॉलिटिक्स बहुत पर्सनलाइज हो रही है, मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी अब पर्सनल अथॉरिटी में बढ़ती जा रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे डेमोक्रेटिक स्पिरिट पर फर्क पड़ता है, डेमोक्रेसी नहीं रहती फिर। अब आते हैं इकोनॉमिक कंटेस्ट पर। अब जब 1971 के इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। लेकिन देखो, एक तो 1971 में कांग्रेस ने दिया एक स्लोगन गरीबी हटाओ, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पोवर्टी रिमूव नहीं हो पाई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई, बांग्लादेश की वॉर हुई थी, उसमें इंडिया जो है उस पर, उसकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल डाउन हो चली गई थी, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था। बांग्लादेश से 80 लाख रेफ्यूगीज, या मैं कहूँ 8 मिलियन पीपल जो है, 80 लाख या फिर 8 मिलियन पीपल जो हैं वो इंडिया में आए थे रेफ्यूगी के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तीसरी चीज़ पाकिस्तान के साथ हो गई, इंडिया और पाकिस्तान की हो गई वॉर, ठीक है। कब हुई थी 1971 में हुई थी, बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए, ठीक है, आज़ाद कराने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बांग्लादेश की वॉर से इतना ज़्यादा इंडिया पर फर्क पड़ा कि यहाँ पर प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे, ऑयल के प्राइजेस, इवन कमोडिटीज़ जो थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ने लगे। पहले 23% थे, लेकिन 23% से 30% हो गए सिर्फ एक साल के अंतराल में, 1973 से 1974 में 23% से 30% तक हो गए थे। और क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पर बढ़ गई थी, और लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो वहाँ पर पहले ही कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी। अब गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे जो है, यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होता है ना, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, गवर्नमेंट जो टैक्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है, वो इतने ज़्यादा नहीं थे गवर्नमेंट के, बट जो एक्सपेंडिचर थे गवर्नमेंट के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसको कट करना पड़ा, गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कट करना पड़ा, इससे उनके बीच में भी डिससेटिस्फेक्शन आ गया, ठीक है। और ऊपर से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि भाई मानसून भी फेल हो गया था इस टाइम पर, ठीक है, मानसून भी क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि बारिश नहीं आई थी, इससे मानसून फेल हुआ, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो बिल्कुल कम हो गया, इवन 8% तक गिर गया। अब यहाँ पर फूड क्राइसिस भी हुए, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और साथ ही साथ नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो पॉपुलर प्रोटेस्ट करने लग रही थी, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी इसमें साथ दे रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट का अनरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था लेट 1960s में। और साथ ही यहाँ पर मार्क्सिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। मार्क्सिस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो जनरली उन सोशलिस्ट जो फॉर्म है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिस्ट को बाहर निकालने की बात करते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट नहीं हो गई थी, और स्प्लिट हो गई थी ना, मतलब सीपीआई पार्टी जो है, पहले वो सीपीआई एम में स्प्लिट हुई, फिर सीपीआई एम एल भी बन गई, सीपीआई एम एल भी बन गई, यानी कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप बन गया। अब इनको क्या बोला गया? नक्सलिटीज बोला गया, ठीक है, नक्सलिटीज, नक्सली जैसे कहते हैं ना, तो उनको ये बोला गया, और इन्होंने इंसर्जेंट टेक्निक्स को अपना लिया, यानी कि इन्होंने हथियार अपना लिए अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो और ये जनरली कहाँ पर होते हैं? वेस्ट बंगाल में होते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब नक्सलिटीज़ के बारे में हमें, नक्सलिट मूवमेंट, इसके बारे में हमें अलग से दे रखा है। तो देखो 1967 में क्या हुआ, एक पिजेंट अपराइजिंग होता है नक्सलबारी पुलिस स्टेशन एरिया में, ठीक है, जो कहाँ पर है? दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग हिल्स है, तो वहाँ पर है। और जो लीडरशिप थी वेस्ट बंगाल जो थी, वो लीडरशिप वेस्ट बंगाल में हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल कैडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की, उसके जो लीडर्स थे, तो उसके अंडर लीडरशिप थी। अब नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से शुरू होती है ये मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट जो है नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, और पूरे के पूरे इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में फैल जाती है, ठीक है। इसी को नक्सलिट मूवमेंट बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि नक्सलबारी पुलिस स्टेशन के पास हुई थी, इसलिए इसको नक्सलिट मूवमेंट बोला जाता है। 1969 में ये जो सीपीआई थी, ठीक है, सीपीआई जो थी वो सीपीआई एम में टूट जाती है, ठीक है, और एक नई पार्टी बनती है,
कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ML की। CPI-M तो देखो CPI से पहले बनी CPI-M, ठीक है, CPI-M बनी। उसके बाद जो CPI थी ना वो भी टूट गई थी, CPI-M भी टूट गई थी और CPI-ML वाला ग्रुप आ गया था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाला ग्रुप आ गया था। और ये चारों मजूमदार जो हैं उनके अंडर इसको फॉर्म किया गया। एंड इसने आर्ग्यू किया कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया में वो सिर्फ दिखावटी है, डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे गुरिल्ला वॉरफेयर की, जिससे क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। नक्सलिट मूवमेंट जो थी उसने फोर्स का यूज़ किया और जो बड़े बड़े जो रिच लैंड ओनर्स थे उनसे लैंड छीनी और लैंड छीन कर किनको दे दी, पुअर और लैंडलेस पीपल को। वैसे तो ये अच्छा काम कर रहे थे बट इसमें फोर्स का यूज़ कर रहे थे, फोर्स के थ्रू ऐसा कर रहे थे। दे तो रहे थे, पुअर पीपल को हेल्प तो कर रहे थे बट थोड़ा वायलेंस ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया, वायलेंस मीन्स यूज़ किए। और प्रिवेंटिव, इन स्पाइट ऑफ द यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड अदर स्ट्रॉन्ग मेजर्स अडॉप्टेड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रन बाय कांग्रेस पार्टी। यानी कि जब जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी यूज़ करने लग जाती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है उसको जेल में डाला जा रहा है, इसलिए नहीं कि उसने कोई क्राइम किया है बल्कि इसलिए कि कहीं वो फ्यूचर में कुछ क्राइम ना कर दे, इस वजह से उसको जेल में डाला जा रहा है सस्पेक्शन में, ठीक है, शक करके। और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे मेजर्स लेती है बट फिर भी नक्सलिट मूवमेंट ख़त्म नहीं हो रही थी। अब ये बहुत सारे पार्ट्स में फैल गई थी नक्सलिट मूवमेंट जो है वो। नक्सलिट मूवमेंट जो है अब वो अलग अलग पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस में भी फैल गई थी। कुछ पार्टीज इनमें से है CPI-ML है ना, पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। और करंटली अगर देखें तो 75 डिस्ट्रिक्ट इन 9 स्टेट्स, 9 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर 75 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलिट वायलेंस हुआ। और ज़्यादातर ये बैकवर्ड एरियाज़ ही थे जहाँ पर आदिवासी रहते थे। इन एरियाज़ में जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो अंडर टेनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स हैं, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते हैं, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं मिलता है, उनको जो है प्रोड्यूस में उनका शेयर भी नहीं मिलता, जो प्रोडक्शन करते हैं ना क्रॉप वगैरह का, उनको जो है फेयर वेजेस भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। और फोर्स लेबर कराई जाती है, उनके रिसोर्सेज जो हैं वो आउटसाइडर के द्वारा ले लिए जाते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है मनी लेंडर्स के द्वारा। तो ये बहुत कॉमन था इस एरिया में। तो क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी इससे क्या हुआ, नक्सलिट मूवमेंट की ग्रोथ हुई। गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी सारे मेजर्स लिए इन नक्सलिट मूवमेंट के साथ डील करने के लिए। और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को वायलेट किया है नक्सलिट के साथ डील करने के लिए। हजारों लोग जो थे वो अपनी लाइफ खो चुके थे इस वायलेंस में नक्सलिटीज के द्वारा। और एंटी नक्सलिट मूवमेंट जो है, एंटी नक्सलिट वायलेंस जो है वो गवर्नमेंट फैला रही थी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो, एक तो यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने भी गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया कि ठीक है भाई वो वायलेंस कर रहे थे बट आपने क्यों अनडेमोक्रेटिक मीन्स का यूज़ किया, है ना। गवर्नमेंट ने भी वायलेंस फैला दिया था उनको रोकने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चारू मजूमदार जी के बारे में बता रखा है कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड लीडर थे नक्सलबारी अपराइजिंग के। तेभागा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, CPI को छोड़ दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसको इसने फाउंड किया, बिलीव किया माओइस्ट पाथ में। माओइस्ट पाथ कौन सा होता है, डू यू नो? माओइस्ट पाथ होता है जैसे चाइना में माओ जेडोंग नहीं थे, तो माओ उनकी ही आइडियोलॉजी है एक तरीके से, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ सोशलिस्ट वाला पाथ जो होता है, ठीक है। एंड डिफेंडेड रेवोल्यूशनरी वायलेंस। और इन्होंने क्या किया, पुलिस की कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं गुजरात एंड बिहार मूवमेंट के बारे में। गुजरात एंड बिहार की जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी फेमस मूवमेंट्स है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने किया था प्रोटेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। गुजरात में भी किया था, बिहार में भी किया था। अब क्यों किया था, ये तो कांग्रेस की वजह से ही हुआ था। यहाँ पर भी कांग्रेस की वजह से ही इन्होंने जो है वायलेंस फैलाया था। मतलब इतना ज़्यादा वायलेंट मेजर्स का तो इन्होंने यूज़ नहीं किया था। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हथियार पर आ गए हैं गुजरात और बिहार की मूवमेंट में स्टूडेंट्स। लेकिन इन्होंने मूवमेंट चलाई ही किस लिए थी, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे तो, लेकिन बढ़ भी किस चीज़ के रहे थे, फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ रहे थे, कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे थे। और
करप्शन भी इतना ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर गवर्नमेंट पता है कौन सी थी, दोनों जगह पर गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, मेनली कांग्रेस के खिलाफ हो रहा था। ठीक है, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें अपोजिशन पार्टीज भी आ गई साथ देने के लिए। अब ये इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ गई थी ये मूवमेंट कि प्रेसिडेंट रूल के लिए डिमांड करी थी, मतलब ये चाहते थे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए। ठीक है, मतलब मेनली ये क्या चाहते थे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ना रहे, कोई और जो है गवर्नमेंट आ जाए। ओपोजिशन पार्टी जो उन्होंने डिमांड किया कि फ्रेश इलेक्शंस हो यहाँ पर। ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। और ओपोजिशन और जो मोरारजी देसाई थे वो कांग्रेस ओ के लीडर थे, मेन राइवल थे इंदिरा गांधी के। ठीक है, व्हेन ही वाज इन द कांग्रेस, जब ये कांग्रेस के अंदर थे ना, तो मेन राइवल थे इंदिरा गांधी के। मतलब इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में वो भी तो होता है, कंपटीशन भी फेस कर रहे होते हैं। जब जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तब कंपटीशन मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में ही था। ठीक है, तो ये मेन राइवल थे इंदिरा गांधी के। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि फास्ट रख लेंगे जब तक यहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस नहीं होगा। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के प्रेशर में, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में असेंबली इलेक्शंस होते हैं गुजरात में। कब होते हैं? जून 1975 में होता है। यानी कि इन्होंने कब प्रोटेस्ट शुरू किया था? जनवरी 1974 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जनवरी 1974 में। और जून 1975 में जाकर इनको क्या मिलता है, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं फ्रेश। यानी कि कितना, पूरा का पूरा 1 साल लग गया इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार के मूवमेंट के बारे में। मार्च 1974 में यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ पर कब किया था? जनवरी 1974 में यहाँ पर मार्च में करते हैं। और ये प्रोटेस्ट करते हैं कि यही प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर भी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, करप्शन था, प्राइजेस बढ़ रहे थे, फूड स्कार्सिटी थी। और कुछ पॉइंट के बाद इन्होंने क्या किया, जयप्रकाश नारायण को भी इन्वाइट किया। जयप्रकाश नारायण जो कि पहले, मतलब उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी और वो सोशल वर्क में काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने भी स्टूडेंट की मूवमेंट को लीड किया। इन्होंने एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या थी इनकी? इनकी कंडीशन थी कि ये तभी पार्टिसिपेट करेंगे इस मूवमेंट में, तभी लीड करेंगे इस मूवमेंट को, जब ये मूवमेंट नॉन वायलेंट होगी और बिहार तक लिमिट नहीं होगी, यानी कि पूरे के पूरे देश में फैलनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट है उसका एक पॉलिटिकल करेक्टर भी था और एक नेशनल अपील भी थी। ठीक है, हर वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग थे वो आ रहे थे, इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने डिमांड किया कि कांग्रेस जो है उसको डिसमिस किया जाए बिहार में। और यहाँ पर इन्होंने कर दिया टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? टोटल रेवोल्यूशन बोल दिया सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेयर्स में, ताकि यहाँ पर ये क्या कर सके, ट्रू डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सके। इसी वजह से बंस, घेराव और स्ट्राइक्स यहाँ पर हुई थी प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने स्ट्राइक की थी, बंस, हड़ताल सी सारी चीज़ें करी थी। गवर्नमेंट जो है फिर भी उसने मना कर दिया कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो मूवमेंट है ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी इसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। जयप्रकाश नारायण क्या चाहते थे कि वो बिहार के मूवमेंट को दूसरे पार्ट्स में भी फैलाए। और जयप्रकाश नारायण जो है वो एगिटेशन कर रहे थे, और साथ ही साथ, इसी के साथ साथ क्या होता है, रेलवे जो है वो भी स्ट्राइक करने लग जाती है। ठीक है, रेलवे के बारे में भी पढ़ेंगे। रेलवे स्ट्राइक करने लग जाती है, नेशन वाइड स्ट्राइक। इससे कंट्री एक तरीके से पैरालाइज होती है। मतलब देखो, रेलवे से ही क्या होता है, रेलवे से ही सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर रेलवे के थ्रू जाते हैं, अगर दूर दूर जाना होता है तो। ठीक है, तो इस वजह से एक तरीके से कंट्री पैरालाइज हो गई। तो 1975 में जयप्रकाश नारायण जो है वो लोगों की मार्च लेकर जाते हैं पार्लियामेंट में। और ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली आज तक की मानी गई है। और ये सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, नॉन कांग्रेस ओपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनसंघ हो गया, ठीक है, भारतीय लोकदल हो गया, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, है ना, इन सारी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। और ये जो पार्टीज हैं ये क्या कर रही थी, ये जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी का अल्टरनेटिव मान रही थी। और यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे इनके आइडियाज़ के रिगार्डिंग। मतलब लोग ऐसे भी थे जो इनके आइडियाज़ को अपोज कर रहे थे, है ना, दैट ही वॉज एम्प्लॉइंग बोथ गुजरात एंड बिहार। गुजरात और बिहार दोनों ही जगह पर जो एजिटेशंस थी वो एंटी कांग्रेस की तरह देखी गई। मतलब ऐसे देखा गया कि जैसे वो कांग्रेस के खिलाफ ही एक मूवमेंट चल रही है। और मतलब ऐसा नहीं कि वो स्टेट गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे ना लोग। तो लोग ऐसे कहते हैं जो मूवमेंट है वो तो एंटी कांग्रेस हमें लग रही है। हमें लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपोज करने की बजाय तो इंदिरा गांधी के खिलाफ पर्सनल अपोजिशन है उनके खिलाफ। ठीक है,
अब रेलवे स्ट्राइक के बारे में पढ़ते हैं। 1974। तो क्या होगा अगर रेलवे जो है वो चलना ही बंद कर जाए? 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा के लिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो है इनकन्वीनियंस हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी पर जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुड्स भी तो रेलवे के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएंगे। डू यू नो, ऐसी चीज़ पहले भी हो चुकी है 1974 में। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है रेलवे मैन के स्ट्रगल के लिए, वो जॉर्ज फर्नांडिस ने चलाई थी। और इसमें ये नेशन वाइड स्ट्राइक थी सारे एम्प्लॉयज़ की, जो भी रेलवेज में थे सारे एम्प्लॉयज़ की नेशन वाइड स्ट्राइक थी, जिसमें वो डिमांड रख रहे थे कि उनको बोनस और सर्विस कंडीशन बढ़िया चाहिए, मतलब उनको बोनस चाहिए और सर्विस कंडीशन सही चाहिए। गवर्नमेंट ने इनको अपोज कर दिया। अब जो एम्प्लॉयज़ थे इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के, ये रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, इसमें यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी बात मानी नहीं जा रही थी, तो इन्होंने स्ट्राइक कर ली में 1974 में। स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ? लेबर अनरेस्ट हो गया, मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया लेबर अनरेस्ट का। और इसमें काफ़ी सारे इश्यूज उठाए गए भाई, वर्कर्स के राइट्स को लेकर ऐसे इश्यूज उठाए गए कि क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेदर एम्प्लॉयज़ ऑफ एसेंशियल सर्विसेज शुड अडॉप्ट मेजर्स लाइक स्ट्राइक्स, ऐसे क्वेश्चंस उठने लगे। क्या ऐसी एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको भी स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब वो उनको भी स्ट्राइक करनी ज़रूरी है, ठीक है, या करनी चाहिए? अब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट डिक्लेयर दी स्ट्राइक इलीगल। गवर्नमेंट ने कह दिया भाई तुम्हारी स्ट्राइक ही इलीगल है, हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को, नहीं मानते तुम्हारी डिमांड्स को। गवर्नमेंट ने मना कर दिया सारी डिमांड्स को मानने के लिए। इवन बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, टेरिटोरियल आर्मी को लगा दिया उनके पीछे रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्ट्राइक को 20 दिनों के बाद बंद कर दिया गया, कोई सेटलमेंट नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के साथ हो रहा था कॉन्फ्लिक्ट। ये ऐसा टाइम पीरियड था जब गवर्नमेंट जो है और जो रूलिंग पार्टी है उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे जुडिशरी के साथ। अब क्या आपको वो डिस्कशन याद है पार्लियामेंट्री और जुडिशरी के बीच में? डू यू नो अबाउट केशवानंदा भारती केस? ऐसा हमने 11th में भी पढ़ा है केशवानंदा भारती केस के बारे में, प्रॉपर्टी के ऊपर जो हो रहा था, है ना। तो तीन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इमर्ज हुए, ठीक है। पहली चीज़, क्या जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रेज कर सकती है? मतलब ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को ना माने किसी और चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। दूसरी चीज़, क्या जो पार्लियामेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकता है, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को हार्म कर सकता है एक अमेंडमेंट करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट फिर से कहता है नहीं भाई, नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज़, पार्लियामेंट जो है वो अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन एब्रिज फंडामेंटल राइट फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्लियामेंट कहती है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता? सुप्रीम कोर्ट फिर से रिजेक्ट कर देता, नहीं भाई तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। बट सुप्रीम ये जो मतलब दिस लेड टू अ क्राइसिस एज फार एज द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी आर कंसर्न। इससे हो गई भाई जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्राइसिस, और इसको फेमस केशवानंदा भारती केस के नाम से जाना जाने लगा। जो कोर्ट का डिसीजन था वो ये आया लास्ट में कि जो पार्लियामेंट है ना वो अमेंड तो कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स होंगे, जिनको पार्लियामेंट भी नहीं एवरेज कर सकती, है ना। तो कोर्ट ने ऐसी एक सॉल्यूशन बनाया इसका, ठीक है। दो डेवलपमेंट्स हो रही थी इस टाइम पर। अब इससे फर्दर टेंशन हुई जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बारे में। क्या हुआ कि जैसे मतलब इसी चीज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के होने थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया 1973 में, ठीक है, केशवानंदा भारती केस में, कि एक वैकेंसी बनाई जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए, सीजीआई की पोस्ट के लिए। अब जनरली इसमें क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही अपॉइंट करना होता है सीनियर मोस्ट जज को, और करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि 1973 में जो गवर्नमेंट है उसने जैसे एक दो तीन, ठीक है, तो 3 जजेस को सुपरसीड करते हुए ए एन रॉय को चूज कर लिया। मतलब इस ए एन रॉय से
एएन राय जो है उनसे बड़े, उनसे सीनियर 3 लीडर्स थे, 3 सीजीआई, मतलब 3 ऐसे लोग थे जो सीजीआई बनने के काबिल हैं, लेकिन नहीं, फिर भी एएन राय जो है उनको ही चूज़ किया गया एज सीजीआई। अब जाहिर सी बात है इसमें भी, और वो 3 पता है कौन थे? वो 3 ऐसे लोग थे जो पार्लियामेंट के खिलाफ थे, ऐसे लोग थे वो, गवर्नमेंट उनको पसंद नहीं करती थी, इसलिए एएन रॉय को चूज़ किया एज अ सीजीआई। अब ये अपॉइंटमेंट जो हुई, ये तो कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि 3 जजेस थे, उनको सुपरसीड करते हुए एएन राय जो है उनको सीजीआई बना दिया गया। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये मतलब सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही थी, है ना। और लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो क्लोज थे वो बोलने लगे कि भाई जुडिशरी की ज़रूरत ही क्या है, ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत ही क्या है ना, ऐसे ऐसे बोलने लगे। और जो क्लाइमेक्स था कन्फ्रंटेशन का वो ऑफ कोर्स द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग। अब क्या होने लगा, पहले देखो सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी, या फिर मैं कहूँ पार्लियामेंट, इनके बीच में चल रही थी लड़ाई। ठीक है, किसके बीच में? राइट टू प्रॉपर्टी के बीच में। ठीक है भाई, हो गया सॉल्व। किस किस नाम से? केशवानंदा भारती केस के नाम से। ठीक है, केबीसी। ओके, लेकिन फिर पहली चीज़ तो ये हुई, बट देखो फिर से पार्लियामेंट ने काम खराब कर दिया। कैसे कर दिया? इंदिरा गांधी, आप इंदिरा गांधी तो चूज़ नहीं करेगी, प्रेसिडेंट ही करते, तो पार्लियामेंट में से चूज़ कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को। ठीक है, मतलब सीजीआई को चूज किया गया, लेकिन 3 जजेस को सुपरसीड करते हुए। ठीक है, ये चीज़ भी गलत थी, डिसीजन ही गलत था ये। तीसरी चीज़, हाई कोर्ट ने, क्योंकि पहले तो दोनों के बीच में चल रहा था, फिर पार्लियामेंट ने एक्शन लिया, अब लेगी हाई कोर्ट एक्शन। हाई कोर्ट ने कह दिया इंदिरा गांधी के इलेक्शन इनवैलिड है, नहीं है भाई, इंदिरा गांधी के इलेक्शन ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई कैसे थी, क्या यहाँ पर बैकग्राउंड था इसका। देखो 12 जून 1975, 1975, 12 जून 1975 को क्या हुआ, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो एक जजमेंट पास करते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन जो हैं वो लोकसभा में इनवैलिड हैं। और ये जो ऑर्डर था, ये एक पिटीशन पे आया था, मतलब जो राज नारायण है, वो राज नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे, कैंडिडेट थे, जिन्होंने 1971 में उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे। अब राज नारायण जाकर कह देते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि भाई ये इंदिरा गांधी के खिलाफ वो पिटीशन फाइल करते हैं। अब जब पिटीशन फाइल होती है तो जगमोहन लाल सिन्हा एक्शन लेते हैं। ठीक है, ये पिटीशन चैलेंज देती है, मतलब चैलेंज करती है इंदिरा गांधी के इलेक्शन को। ये कहती है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जो, मतलब इंदिरा गांधी जब जीती थी ना इलेक्शन में, तो उसने गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ किया है अपने इलेक्शन कैंपेन में, इस वजह से इनवैलिड है। अब हाई कोर्ट के जजमेंट का मतलब क्या था? लीगली वो और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। हाई कोर्ट तो ऐसे ही कहना चाहता था। और वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती जब तक वो अपने आप को 6 महीने के अंदर फिर से एमपी में, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्ट नहीं कर लेती है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं हो जाती जब तक 6 महीने के अंदर, तब तक उसको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं माना जाएगा। 24 जून को क्या हुआ? 24 जून को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बोला कि तुम मतलब पार्शल स्टे का मतलब होता है कि कुछ टाइम तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। ठीक है, लेकिन फिर से बाद में, मतलब एमपी के किसी भी डिसीजन में टेक पार्ट नहीं कर सकती, लोकसभा की किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसी चीज़ बोली गई। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, अब यहाँ से होता है खेल शुरू। क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे ना, अपोजिशन पार्टी के लीडर जयप्रकाश नारायण, जिनके बारे में हमने बिहार मूवमेंट में भी पढ़ा था, तो ये इंदिरा गांधी के रिजिग्नेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि इंदिरा गांधी को रिजिग्नेशन करना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यानी कि सबको इकट्ठा कर लेते हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण जो नेशन वाइड सत्याग्रह बोल देते हैं उसके रेजिग्नेशन के लिए। आर्मी को बोलता है कि आपको गवर्नमेंट की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के इलीगल, गवर्नमेंट के इमोरल ऑर्डर्स को मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टैंड स्टिल, इस वजह से गवर्नमेंट की एक्टिविटीज रुक गई। पॉलिटिकल मूड जो है कंट्री का वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा था। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। और कब किया? देखो 25 जून 1975 को ही करा। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया
कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस वजह से इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 352 को इन्वॉक करते हुए, मतलब आर्टिकल 352 को यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का, इस प्रोविजन के अंडर ये इमरजेंसी लगा देते हैं। मतलब ये एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसमें एक प्रोविजन होता है इमरजेंसी लगाने का। यानी कि आर्टिकल 32 में ऐसा होता है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, इंटरनल थ्रेट है और एक्सटर्नल थ्रेट है, दोनों ही केसेस में इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा यार इमरजेंसी लगाना तो बहुत ज़रूरी हो गया। टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली बात करें तो जनरली गवर्नमेंट जो है उसकी पावर्स इसमें बढ़ जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड कर देता है गवर्नमेंट को जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई, घोषणा कर दी गई कि इमरजेंसी लगी है, वैसे ही फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रैक्टिकली सस्पेंड। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, जो पावर है वो डिवाइड होना। जैसे सेंट्रल, स्टेट और जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें डिवाइड होती है ना पावर, बट इसमें फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सस्पेंड कर दिया गया। नो पावर, मतलब कोई भी पावर ही नहीं है स्टेट और जो है लोकल लेवल के पास, सेंटर के पास पावर है, ओनली सेंटर, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ सेकेंडली, जो गवर्नमेंट है उसके पास ये भी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी रोक सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी हार्म कर सकती है। जब इमरजेंसी लगी हुई है, कर्टल करना हो तो कर सकती है। और क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन था उससे ये चीज़ तो क्लियर थी कि इमरजेंसी जो है वो गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देती है और नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है, मतलब नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं रहती और स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट को। रात को 25 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड किया जाता है, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी रिकमेंड करती है किसको, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को, कि आपको, मैं मतलब बताती हैं कि डिस्कस करती है कि हम इमरजेंसी लगाने की सोच रही है। ठीक है, और फटाफट से क्या करना है, घोषणा करनी है इमरजेंसी की। आधी रात होने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी थी सारे न्यूज़पेपर ऑफिसेस की, उनको कट कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अर्ली मॉर्निंग में जो बहुत सारे लीडर्स और वर्कर्स को जेल में डाल दिया गया। कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया कि एक स्पेशल मीटिंग होगी 6 बजे 26 जून को। आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन प्लेस, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, देखो ये कुछ न्यूज़पेपर है देश में तानाशाही रोकने के लिए लंबे संघर्ष हेतु तैयार रही। ऐसी ऐसी मतलब खबरें छप रही थी उस टाइम पर। टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, सेवरल लीडर्स अरेस्टेड, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट्स क्या निकला, मतलब क्या हुआ इमरजेंसी लगने के बाद, देखो दिस ब्रॉट द एगिटेशन टू एन अब्रप्ट स्टॉप, यानी कि सारी चीज़ें रुक गई थी, स्ट्राइक्स बैन हो गई, ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, पॉलिटिकल सिचुएशन टेंस हो गई। डिसाइडिंग टू यूज़ जो इमरजेंसी के प्रोविजंस थे वो मतलब इमरजेंसी में प्रोविजन देखना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रीडम ही हटा दी प्रेस की। प्रेस हैज़ नो फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं थी प्रेस के ऊपर। ठीक है, और न्यूज़पेपर्स जो थे उनको बोला गया कि आप जब अपने मटेरियल को पब्लिश कर रहे हो ना तो एक बार हमसे चेक जरूर करवा लेना, अपने मटेरियल को चेक जरूर करवा लेना। इसको बोला जाता है प्रेस सेंसरशिप। स्टार्टिंग में मैंने आपको सेंसरशिप की बात की थी कि खाली पेज छोड़ा जाता था, खाली जगह छोड़ी जाती थी, तो एक्चुअल में वो जो लिखी गई चीज़ थी ना, वो जो मटेरियल था उसको सेंसर कर लिया गया था, यानी कि उसको मना कर दिया गया था पब्लिश होने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, सोशल और कम्युनल डिसहार्मोनी हुई, मतलब शांति नहीं थी अब बिल्कुल भी। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया, जमात ए इस्लामी को बैन कर दिया, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स जो हैं ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट इन सबको डिसअलो कर दिया गया। मोर इम्पॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें राइट्स ऑफ सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट भी था। अब जो गवर्नमेंट थी उसने प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है, लोगों को अरेस्ट किया गया एंड डिटेन्ड नॉट, लेकिन उनको ये भी नहीं बताया गया कि वो किस क्राइम के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया, जस्ट इसलिए कि वो फ्यूचर में कुछ क्राइम कर सकते हैं इसलिए उनको
सस्पेक्टिंग नेचर के ऊपर उनको डाल दिया गया जेल में, ठीक है। बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे मे कमिट एन ऑफेंस, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को यूज करके गवर्नमेंट ने अरेस्ट किए, इमरजेंसी के दौरान लार्ज स्केल अरेस्ट किया, पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया, हैबियस कॉर्पस पिटीशंस भी नहीं इशू कर सकते थे वो। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट मतलब ऐसा होता है ना कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक इंसान को जेल में नहीं रख सकते हो, आपको अ, उस इंसान को कोर्ट में भी ले जाना होता है, पेश भी करना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था इस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर लोग अब पिटीशंस ही फाइल नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए भी गए अरेस्टेड पर्सन्स के बिहाफ पर, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अरेस्टेड पर्सन को ये बताओ कि आप किस वजह से अरेस्ट हुए हो। हाई कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट दी, ठीक है, कि इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कोर्ट्स कुड एंटरटेन अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हाई कोर्ट ने बोला कि चाहे बेशक आप इमरजेंसी लगा दो, बट हम तो हैबियस कॉर्पस के रिट को फाइल करेंगे, मतलब जो पर्सन फाइल कर रहा है उसको हम इस रिट को मानेंगे, ठीक है। लेकिन अप्रैल 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से बात कर ली, और सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बात कर ली, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी मान गई इसकी चीज़, इसकी बात, और गवर्नमेंट की प्ली को एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इट मीन कि इमरजेंसी के दौरान जो गवर्नमेंट है वो सिटीज़न के राइट टू लाइफ और लिबर्टी को भी छीन सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया भाई ठीक है यार, जो है गवर्नमेंट जो करना चाहे वो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कोई हेल्प नहीं करेगी लोगों को, एक सुप्रीम कोर्ट ही तो आस होती है लोगों की कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं, बट अब वही हाथ से चला गया, इवन उनके राइट टू लाइफ और लिबर्टी चले गए, ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, ये भी चला गया। सो आप देख सकते हो सिचुएशन कितनी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, है ना। ये जो जजमेंट थी उसने जुडिशरी के दरवाजे ये लोगों के लिए बंद कर दिए थे, और यहाँ पर कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स आने लगी सुप्रीम कोर्ट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी। यहाँ पर बहुत सारे एक्टे डिसेंट और रेजिस्टेंस के, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इमरजेंसी को क्या कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे कि नहीं भाई इमरजेंसी ठीक नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो फर्स्ट वेव में अरेस्ट नहीं हुए थे वो अंडरग्राउंड हो गए, फिर से उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, ये न्यूज़पेपर्स ने प्रोटेस्ट किया सेंसरशिप के अगेंस्ट, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ के, है ना, जिन जो न्यूज़ आइटम्स को, जहाँ पर न्यूज़ आइटम्स को सेंसर किया गया। ऐसी मैगजीन्स जैसे कि सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इन्होंने सोचा कि हम सेंसरशिप नहीं करेंगे, हम तो इससे अच्छा तो हम बंद ही हो जाएंगे। बहुत सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, है ना, कि उन्होंने इमरजेंसी के अगेंस्ट क्यों लिखा। और बहुत सारे अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर्स जो थे दे वर पब्लिश्ड बाय बाईपास सेंसरशिप, पब्लिश्ड टू बाईपास सेंसरशिप, सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए बहुत सारे अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर्स को पब्लिश किया गया। कन्नड़ राइटर थे एक शिवाराम करंत, इनको पद्म भूषण दिया गया था, और एक हिंदी राइटर थे फनीश वर्णत रेणु, इनको पद्मश्री दिया गया था, इन्होंने वापस दे दिए, ये सारी चीज़ वापस दे दी। बाय एंड लार्ज दो ऐसा जो ओपन एक्ट था डिफाइंस और रेजिस्टेंस का, ये बहुत कम देखने को हमें मिलता है। ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। पार्लियामेंट काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल कर रहा था ना, इन द बैकग्राउंड ऑफ रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इंदिरा गांधी के केस में जो रूलिंग थी ना वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ही इंदिरा गांधी का केस जो है वो देख रहा था। एन अमेंडमेंट वाज मेड, एक अमेंडमेंट की जाती है, एक चेंज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दिखाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो है और वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनके इलेक्शंस को कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। 42nd अमेंडमेंट की गई इमरजेंसी के दौरान, और हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है अमेंडमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स में, इनमें से काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू ही होते हैं। अब कौन सा चेंज था, एक तो भाई लेजिस्लेचर की ड्यूरेशन को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, ठीक है, और ये जो चेंज था वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पीरियड के लिए नहीं था, बल्कि परमानेंट इन नेचर था, परमानेंट था।
इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान इलेक्शंस को भी पोस्टपोन किया गया 1 साल के लिए। 1971 के बाद इलेक्शंस को होना था 1976 में, बट हुए कब? 1978 में। ठीक है। कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो अब हम समझेंगे कि इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई। इमरजेंसी सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड था क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे इमरजेंसी की, मतलब इमरजेंसी क्यों लगी, इसकी इस चीज़ को लेकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे सबके। एक दूसरा रीज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दी गई ना, उसमें गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी को ही सस्पेंड कर दिया था। जब शाह कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया, शाह कमीशन जो है जनता पार्टी ने अपॉइंट किया था शाह कमीशन को, तो जब इसने इन्वेस्टिगेशन किया इमरजेंसी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो शाह कमीशन ने बोला यार यहाँ पर बहुत सारे एक्सेसेस यूज़ किए गए थे इमरजेंसी के दौरान। एक्सेसेस का मतलब है कि हर चीज़ बहुत मात्रा में यूज़ की गई थी, मतलब अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ किया गया था, मिस यूज़ कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। फाइनली यहाँ पर असेसमेंट की गई ऑफ व्हाट दी लेसन्स, कि इमरजेंसी जो है उससे क्या क्या हमने लेसन सीखे, इस चीज़ को भी असेस किया गया। और डेमोक्रेसी कितनी ज़रूरी है इंडिया के लिए, तो देखो सारी चीज़ें एक एक, एक के बाद देखते हैं। शाह कमीशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मई 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है वो शाह कमीशन को अपॉइंट करती है, जिसके हेड जो होते हैं जिसके हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? जस्टिस जे सी शाह। ठीक है, जो कि सीजीआई भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो इंक्वायर करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर, है ना। और वो देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या क्या एक्सेसेस यूज़ की थी, यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस यूज़ की थी इमरजेंसी के दौरान। और 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसेस और बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस को यूज़ किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जामिन करता है अलग अलग सबूतों को, कमीशन एग्जामिन करता है अलग अलग सबूतों को। और अब इसमें शाह कमीशन इंदिरा गांधी को खुद से बुलाता है, कमीशन खुद से बुलाता है कि इंदिरा गांधी आए और अपनी सफाई में कुछ कहे, बट इंदिरा गांधी कुछ किसी भी क्वेश्चन का आंसर देती ही नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है इन फाइंडिंग्स को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई शाह कमीशन ने जो भी बोला है सही बोला है, इसकी ऑब्जर्वेशन सही है, इसकी रिकमेंडेशंस सही है। ठीक है, इसने 2 इंटरिम रिपोर्ट्स दी और एक फाइनल रिपोर्ट दी शाह कमीशन ने, और रिपोर्ट को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में दिखाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो इमरजेंसी लगी थी क्या वो ज़रूरी थी? कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन करता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है तो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, बट 1975 से पहले इमरजेंसी को कभी इस ग्राउंड पर प्रोक्लेम किया ही नहीं गया था, मतलब कभी इमरजेंसी की घोषणा ही नहीं करी गई थी। और हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है कि यहाँ पर एगिटेशन चल रही थी बहुत सारे पार्ट्स में, लाइक बिहार एंड गुजरात। तो ये क्या ये रीज़न सफिशिएंट था इमरजेंसी को लगाने के लिए? जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि भाई डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि अपोजिशन पार्टीज एटलीस्ट रूलिंग पार्टी को अलो तो करें कि वो अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो अपनी अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनको अलो करना चाहिए रूलिंग पार्टी कि वो अपने अकॉर्डिंग गवर्न करें, ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ को गवर्न करें। और इसने फील किया कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा एगिटेशन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक्शन हो रहा था, तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। अब जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे वो ये कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में आप कॉन्टीन्यूसली एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, यू कैन नॉट कॉन्टीन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बार बार गवर्नमेंट को टारगेट करते रहो। इससे इंस्टेबिलिटी आती है और गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसके रूटीन टास्क नहीं कर पाती है डेवलपमेंट के लिए, सारी एनर्जीज लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लग जाती है। तो इंदिरा गांधी लिखती है एक लेटर में, शाह कमीशन को एक लेटर लिखती है जिसमें वो क्या कहती है कि सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट, कि गवर्नमेंट लाना चाहती थी, मतलब इंदिरा गांधी लाना चाहती थी प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स, बट ये लाने ही नहीं दिए जा रहे थे उनको। ठीक है, और कुछ दूसरी पार्टीज जो थी जैसे कि सीपीआई जो है ना, सीपीआई जो है वो क्या कहती है, जो कि कांग्रेस का साथ देती रहती है, इमरजेंसी के दौरान भी सीपीआई ने साथ दिया। वो कहती है कि यहाँ पर इंटरनेशनल देयर वाज एन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया,
मतलब इंडिया की यूनिटी को खराब करने के लिए ये सारी मूवमेंट्स चलाई जा रही थी। इट बिलीव्ड कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो जस्टिफाई है, मतलब लगनी चाहिए ऐसे ऐसे में रिस्ट्रिक्शंस। सीपीआई को फील होता है कि जो एगिटेशन की गई ना जयप्रकाश नारायण ने, मेनली बाय वो मिडिल क्लास के द्वारा थी, जो कि रेडिकल पॉलिसीज, जो कांग्रेस पार्टी की रेडिकल पॉलिसीज है ना, उनको अपोज कर रही थी। इमरजेंसी के बाद सीपीआई को लगा नहीं नहीं भाई, हमारी असेसमेंट गलत थी भाई, ठीक है, इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी गवर्नमेंट को। ऑन दी अदर हैंड जो क्रिटिक्स है, मतलब जो अगेंस्ट है इमरजेंसी के, वो कहते हैं कि भाई फ्रीडम मूवमेंट भी हुई थी, है ना, फ्रीडम मूवमेंट में भी इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ था, तब तो किसी ने इमरजेंसी नहीं लगाई, तब भी तो सबने पॉपुलर स्ट्रगल्स किए थे। और जयप्रकाश नारायण, बहुत सारे दूसरे अपोजिशन लीडर्स जो हैं, वो फील करते हैं भाई डेमोक्रेसी में लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, तो ऐसा थोड़ी तुम उनके राइट्स ही उनसे छीन लो। और गुजरात और बिहार के जो मूवमेंट हुए थे वो जनरली पीसफुल और नॉन वायलेंट थे। और जो अरेस्ट किए गए ना, उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, उन्होंने कभी एंटी नेशनल एक्टिविटी तो करी नहीं जिनको अरेस्ट किया गया। और कोई भी केस को रजिस्टर नहीं किया गया। और जो होम मिनिस्टर थी, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, जब उनको ही इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था इसके रिगार्डिंग, तो गवर्नमेंट क्यों इतनी चिंता ले रही थी। ठीक है, अगर मान लो किसी ने अपनी लिमिट्स थोड़ी बहुत ओवर स्टेप कर भी ली, तो गवर्नमेंट के पास रूटीन पावर्स तो होती है ना, गवर्नमेंट उसका यूज़ कर ले। ठीक है, तो इमरजेंसी को लगाने की तो देखो कोई ज़रूरत थी ही नहीं, ऐसे ड्रिकॉनियन मेजर्स को अपनाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। जो थ्रेट था वो यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं था। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि थ्रेट जो था वो यूनिटी और इंटीग्रिटी थोड़ी था, वो जो थ्रेट था वो तो प्राइम मिनिस्टर को खुद से था। वो तो ये सोच रही थी कहीं मैं प्राइम मिनिस्टरशिप से हट ना जाऊं, उसने तो इस वजह से इमरजेंसी को लगाया था। ठीक है, अब इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या क्या था, जो एक्चुअल मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इमरजेंसी का, तो उसमें क्या हुआ, क्वेश्चंस उठते जैसे क्या गवर्नमेंट ने अपनी इमरजेंसी के पावर को मिसयूज़ किया, क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसेस थे, अब्यूज़ था, क्या जो गवर्नमेंट ने कहा कि ये इमरजेंसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लेकर आ रही है, एफिशिएंसी को रिस्टोर करने के लिए लेकर आ रही है, प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेकर आने के लिए कर रही है, क्या सच में ऐसा ही था। इस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट जो है, जो इंदिरा गांधी के द्वारा लीड करी जा रही थी, तो 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आती है और डिक्लेयर कर देती है कि भाई ये बिल्कुल डिटर्मिन है अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम थे, इसमें लैंड रिफॉर्म्स आती है, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन आता है, एग्रीकल्चरल वेजेस का रिव्यू करना, है ना, वर्कर का पार्टिसिपेशन, बॉन्डेड लेबर जो है उसको ख़त्म करना। तो स्टार्टिंग के जो महीने थे, मतलब जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई ना, तो उसके स्टार्टिंग के जो महीने थे, तो उसमें अर्बन मिडिल क्लास जो थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई अ, इस फैक्ट से कि एगिटेशन ख़त्म हो जाएगी और डिसिप्लिन सा आ जाएगा एक। और पुअर रूरल पीपल इसलिए खुश हो रहे थे कि भाई अब गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आएगी, प्रॉमिस किया है ना गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आएगी। अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी इमरजेंसी से। बट जो क्रिटिक्स थे इमरजेंसी के, वो कहते हैं कि ज़्यादातर प्रोमिस तो गवर्नमेंट ने फुलफिल किए ही नहीं, वो तो अनफुलफिल्ड रहे। और दीज वर सिंपली मेन टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्सेसेस। और ये किस लिए लाए गए कि जो एक्सेस जो यूज़ किया गया ना, उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। दे क्वेश्चन द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन सच अ लार्ज स्केल। वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन को इतना ज़्यादा यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो नोट करते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स, उनको अरेस्ट किया गया था। 676 अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, 676, जो कि बहुत ज़्यादा है नंबर। 1,11,000 पीपल, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। ये तो सिर्फ लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था। शाह कमीशन ने तो ये एस्टिमेट किया कि 1,11,000 पीपल जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई प्रेस के ऊपर। कभी कभी प्रॉपर लीगल सैंक्शंस नहीं लगाते थे, प्रेस पर सीधा सेंसरशिप लगा देते थे।
और जो शाह कमीशन की रिपोर्ट है वो ये भी मेंशन करती है कि जो जनरल मैनेजर थे ना दिल्ली की पावर सप्लाई के, दिल्ली पावर सप्लाई के जो जनरल मैनेजर थे, दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन के जो जनरल मैनेजर थे, उनको बार बार ऑर्डर आ रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि अब आप इलेक्ट्रिसिटी कट कर दो सारे न्यूज़पेपर्स की 2 बजे से, सुबह 2 बजे से 26 जून 1975 को। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको 2 या 3 दिन के बाद रिस्टोर किया गया था जब सेंसरशिप हो गई थी। अब यहाँ पर और भी सीरियस एलिगेशंस लग रहे थे गवर्नमेंट की पावर के रिगार्डिंग, ठीक है, कि जो संजय गांधी है प्राइम मिनिस्टर जो है उनके सबसे छोटे बेटे हैं, तो वो कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी उनकी, बट फिर भी वो एक ऑफिशियल पोजीशन अपनी बना कर रखी थी उन्होंने। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर भी कंट्रोल किया, इंटरफेयर किया फंक्शनिंग में, और जबकि इनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन थी भी नहीं। जनरली इनका काम था स्टरलाइजेशन कराने के लिए, ठीक है, स्टरलाइजेशन का इनका काम था दिल्ली में। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल होगी ये सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दीज अरेस्ट, ये इतने सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया और प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इमरजेंसी जो है उसने लोगों की, कॉमन लोगों की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ्स, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। और क्या हो रहा था, ओवर एंथुजियाज्म अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल। अब वो क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते थे, इसके लिए वो स्टरलाइजेशन करा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म था उनके अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर ही एक्साइटेड थे, है ना। तो इससे भी क्या हुआ, इससे कंपल्सरी स्टरलाइजेशन उन्होंने कर दिया। और ये इंस्टेंसेस जो हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन द नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज सस्पेंडिंग, ये सारी चीज़ें तब हुई जब नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया। अब हमने कुछ इमरजेंसी से कुछ लेसन्स भी सीखे। वो लेसन्स क्या थे कि इमरजेंसी जो है वो वीकनेस और स्ट्रेंथ दिखाती है इंडिया की डेमोक्रेसी की। ये बताती है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो एक लेसन इमरजेंसी का क्या था कि इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। सेकेंडली, इसने कुछ एम्बिगिटीज लेकर आई इमरजेंसी की और उसको रेक्टिफाई किया। मतलब ये ऐसी कुछ मतलब इमरजेंसी के दौरान जो ऐसी प्रॉब्लम्स थी ना उनको सामने लेकर आई और उसको बाद में क्या किया गया, सही किया गया। मतलब जो जो इमरजेंसी में जो प्रोविजन सही नहीं दे रखे थे, जो गलत दे रखे थे, उसको बाद में रेक्टिफाई किया गया। जैसे कि अब क्या होता है, ठीक है भाई, इंटरनल इमरजेंसी होती है तो उसी की बेसिस पर आप ला सकते हो इमरजेंसी को, बट कंडीशन क्या है कि आर्म्ड रिबेलियन हो तभी, यानी कि हथियार उठाने लग जाए ना लोग, तभी ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। और तब भी जब ही ला सकते हो जब आपने प्रेसिडेंट की एडवाइस ले ली हो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए, और वो भी रिटर्न में। तीसरी चीज, इमरजेंसी जो है उसने हर किसी को अवेयर बना दिया। सिविल लिबर्टीज की वैल्यू सब लोगों को पता चल गई, लोगों को पता चला ना कि भाई हाँ हाँ, हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जो कोर्ट्स हैं उनको भी पता लग गया, ठीक है। वो भी क्या करने लगे अब, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, सिविल अधिकारों को, जो सिविल लिबर्टीज है उनको प्रोटेक्ट करने में उनको समझ में आने लगा कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया था, तो ये कोर्ट की गलती थी, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, मतलब प्रोटेक्ट, अब वो क्यों ज़्यादा अवेयर है, एक्टिव क्यों है सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि वो जुडिशरी जो उस टाइम पर इनेबल थी, उस टाइम पर वो सिविल लिबर्टीज़ को इमरजेंसी के दौरान प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। और बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बनी थी इस एक्सपीरियंस के बाद। अब इमरजेंसी के जो क्रिटिकल ईयर्स थे तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हमें पता चलते हैं, ठीक है। वी हैव नोटेड इन दिस चैप्टर कि यहाँ पर रूटीन फंक्शनिंग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, उसमें काफ़ी सारी टेंशन्स थी, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक तरफ तो क्या हो रहा था, एक तरफ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके लिए टेंशन्स खड़ी हो रही थी, और दूसरी ही जगह पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे थे पार्टीज और ग्रुप्स के द्वारा। तो दोनों के बीच में क्या बैलेंस कर सकते हैं, शुड द सिटीजन्स हैव फुल फ्रीडम, क्या जो सिटीजन्स हैं उनको पूरी की पूरी फ्रीडम दे दी जाए कि वो प्रोटेस्ट की एक्टिविटी में पूरे इन्वॉल्व हो, या फिर उनको अधिकार ही ना दिए जाए। क्या लिमिट्स होगी ऐसे प्रोटेस्ट की। देखो जनरली अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो देखो, प्रोटेस्ट तो कंट्रीज में होते हैं, और अगर गवर्नमेंट लोगों की
जो डिमांड्स है उसको फुलफिल नहीं करेगी तो लोग अगली बार उस गवर्नमेंट को चूज़ ही नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को उनकी डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। और मान लो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा ही अलग है, जैसे कि वो इंडिया से बिल्कुल ही अलग होना चाहते हैं, तो यार कुछ सेटलमेंट कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट को उनके साथ, है ना? मतलब कुछ ऐसी सेटलमेंट करनी चाहिए जिससे गवर्नमेंट भी खुश हो और जिससे वो लोग भी खुश हो। अब वो तो प्रॉब्लम देख के ही सॉल्यूशन उसका निकाला जा सकता है, ठीक है। सेकेंडली, इमरजेंसी को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ। ये जो इंस्टीट्यूशन थे वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर रहे थे। और जनरली होना क्या चाहिए, इनको भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूशन है, दीज वर टर्न इनटू पॉलिटिकल, ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट बना दिए गए थे रूलिंग पार्टी के। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है और पुलिस जो है उनको पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में काम करना पड़ रहा था। प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश, और प्रॉब्लम इमरजेंसी के बाद भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ? अच्छा देखो क्या हुआ। सबसे वैल्यूएबल और लास्टिंग लेसन इमरजेंसी का जो है वो जब देखा गया जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए। लास्ट टाइम लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 1971 में, जिसमें इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वो जीत गई थी, ठीक है। कांग्रेस आर, ठीक है, कांग्रेस आर जीती थी। अब होने थे फिर से इलेक्शन 1977 में, हमने देखा ना इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये एक रेफरेंडम में टर्न हुआ इमरजेंसी की वजह से, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। मतलब नॉर्थ इंडिया में पता है क्या हुआ कि बहुत कम, या फिर मैं कहूँ कि लगभग थी ही नहीं, सारी की सारी जो कांग्रेस थी ना वो हार गई थी। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ओपोजिशन फोर्ट इलेक्शन, अपोजिशन ने इलेक्शन को है ना एक स्लोगन के थ्रू लड़ा, दैट इज सेव डेमोक्रेसी, कि हमको क्या करना है, हमको डेमोक्रेसी को बचाना है। अब लोग समझ गए थे कि भाई हाँ डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, लोगों ने इसलिए उसी को सपोर्ट किया, ओपोजिशन पार्टी को। लेसन बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, कि reiterated in many state level election thereafter government that are perceived to be जो गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिक मानी गई ना उनको लोगों ने इलेक्शंस में हरा दिया, ठीक है, पनिश कर दिया एक तरीके से। अब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं 1977 में, जनवरी 1977 में, आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी 18 महीनों तक लगी थी, तब गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड किया कि अब हमें इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। सारे के सारे लीडर्स और एक्टिविस्ट जो हैं उनको जेल से छोड़ दिया गया। इलेक्शंस को मार्च 1977 में किया गया। और इससे क्या हुआ, अपोजिशन जो है उसके पास बहुत कम टाइम था, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी। मेजर अपोजिशन पार्टीज जो थी वो ऑलरेडी एक साथ में आ गई थी इमरजेंसी से पहले के टाइम पीरियड में। अब वो एक साथ आ गई इलेक्शंस की ईव पर। इलेक्शंस होने से पहले उन्होंने एक नई पार्टी को फॉर्म कर लिया जिसको क्या बोला गया, जनता पार्टी बोला गया। अब जनता पार्टी जो है उसने जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के जो इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे उन्होंने भी इस नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कुछ दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो भी आए और एक सेपरेट पार्टी उन्होंने फॉर्म कर ली जगजीवन राम की लीडरशिप में। बाद में ये जो कांग्रेस थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बोला गया इसको, और बाद में जनता पार्टी के साथ ही मर्ज हो गई। जनता पार्टी ने इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम में चेंज कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि देखो इसकी जो कंपेन है वो फोकस करती है, इट्स कंपेन फोकस ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक करेक्टर, क्योंकि जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर जो कांग्रेस का रूल था वो नॉन डेमोक्रेटिक था, तो इस पर फोकस करती है। और इतनी सारी एक्सेसेस जो उन्होंने यूज़ की थी इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर, और अरेस्ट इतने सारे लोगों को जो किया था, थाउजेंड ऑफ पर्सन को अरेस्ट किया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी, पब्लिक ओपिनियन हो गया था कांग्रेस के अगेंस्ट। जयप्रकाश नारायण पॉपुलर सिंबल देखे जाते कि अब यही है जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर कराएंगे। जनता पार्टी को फॉर्म किया गया तो उसमें ये भी इंश्योर किया गया कि नॉन कांग्रेस की वोट्स जो हैं वो डिवाइड ना हो जाए। इस वजह से जनता पार्टी को फॉर्म किया गया जिसमें अपोजिशन पार्टीज थी। यस, जो फाइनल रिजल्ट था उसमें हर कोई सरप्राइज हो गया। पहली बार ऐसा हुआ इंडिपेंडेंस के बाद जब कांग्रेस जो है वो हार गई थी लोकसभा के इलेक्शंस में। जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी सीट जीती, उसने 154 सीट्स जीती। और जो शेयर था वोट्स का वो 35% से भी कम हो गया। जनता पार्टी
और बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज थी वो 330 उसने जीता 542 में से। और अकेले जनता पार्टी जो है वो कितनी सीट्स जीत पाई, 295 सीट्स जीत पाई और एक क्लियर मेजोरिटी उसको मिली। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर इलेक्टोरल वेव आ गई थी कांग्रेस के अगेंस्ट। जो कांग्रेस है वो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर हार गई थी कांग्रेस। और राजस्थान से सिर्फ एक सीट जीत पाई और मध्य प्रदेश से भी एक ही सीट जीत पाई। इंदिरा गांधी को रायबरेली से भी हरा दिया गया और उसके बेटे को अमेठी से हरा दिया गया। बट अगर हम मैप पर देखते हैं, अच्छा कहाँ पर है भाई मैप, ये रहा। तो अगर हम इस मैप पर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये देखो, येलो वाली कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ग्रीन वाली कौन है, जनता पार्टी है, BLD, ठीक है। सॉरी हाँ, ग्रीन वाली, ठीक है भाई। तो देखो यू कैन सी कि ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है भाई, इधर सिर्फ और सिर्फ जनता पार्टी है। ये एक सीट देखो, यहाँ से राजस्थान से सिर्फ एक सीट जीती है कांग्रेस, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी एक सीट जीती है, ठीक है। और ये जो येलो वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कौन है, कांग्रेस है। अब ऐसा नहीं था कि कांग्रेस हर जगह पर ही हार गई थी, यहाँ पर तो कांग्रेस की ही मेजोरिटी है। ऐसा क्यों है यार, ऐसा क्यों है, इमरजेंसी लगाई गई थी तो यहाँ के लोगों ने क्यों इलेक्ट किया कांग्रेस को, क्योंकि जनरली जो इमरजेंसी का जो क्या कहते हैं, इमरजेंसी का जो प्रभाव था ना, वो ज़्यादातर कहाँ पर पड़ा था, इस वाले इलाके पे, जो नॉर्थ इंडिया ना यहाँ पर पड़ा था, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नॉर्थ वाले इलाकों पर पड़ा था, ठीक है। तो देखो बहुत सारे रीजंस है इस चीज़ के। टू बिगिन विद इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी वॉज नॉट फेल्ट इक्वली नहीं हुआ था। रीएलोकेशन हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, है ना, स्टरलाइजेशन हुआ था, लेकिन इम्पैक्ट इमरजेंसी का हर जगह पर एक जैसा नहीं हुआ था। नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा हुआ था, ठीक है, सदर्न स्टेट्स में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। मिडिल कास्ट जो थी नॉर्थ इंडिया से वर बिगनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस। जो मिडिल कास्ट थी ना नॉर्थ इंडिया से, जो मिडिल कास्ट थी, तो वो अब कांग्रेस से दूर जाती जा रही थी। और जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म बन रहा था इन सेक्शंस के लिए, यानी कि जनता पार्टी को ही अब यहाँ के लोग जो हैं वो इलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। जनता पार्टी देखो, यहाँ पर हमें कुछ लीडर्स दिए गए हैं। यहाँ पर है ना, ओथ टेकन बाय द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी ये, ठीक है। और इस पिक्चर में हमें कौन देखने को मिलते हैं, इस जयप्रकाश नारायण, इस JB कृपलानी, ये मोरारजी देसाई, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चार के ही नाम दे रखे, वो चार ही मैंने आपको बता दिए। जनता पार्टी जो गवर्नमेंट थी वो 1977 में आई पावर में। इलेक्शंस के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। देखो एक तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज में इतनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, और वो सारी आइडियोलॉजी जब एक साथ आ जाती है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। सब अलग अलग हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, कोई कंजर्वेटिव है, कोई पैसिफिस्ट है, तो कैसे काम चलेगा, सब अलग अलग है, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो 3 लीडर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। फर्स्ट वन इज मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। सेकेंड वन इज, जो कि राइवल थे इंदिरा गांधी के, सेकेंड वन इज चरण सिंह इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लीडर ऑफ भारतीय लोक दल। भारतीय लोकदल के लीडर थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड में कि भारतीय लोकदल के लीडर थे। और फार्मर के लीडर थे उत्तर प्रदेश से जगजीवन राम, ठीक है, जो कि सीनियर मिनिस्टर थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के। और जो मोरारजी देसाई थे बाद में वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बट इससे पावर स्ट्रगल खत्म नहीं हो जाता है। ओपोजिशन जो है वो जनता पार्टी को एक साथ तो रख सकती थी, लेकिन कुछ ही टाइम तक। क्रिटिक्स को फील हो रहा था कि जनता पार्टी में ना कोई डायरेक्शन नहीं, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है। जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल चेंज भी नहीं लेकर आ पाई इस पॉलिसीज में, मतलब पॉलिसीज भी ढंग की नहीं ला पाई, है ना। और जो जनता पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई बाद में। एंड जो गवर्नमेंट थी जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा चलाई जा रही थी, वो 18 महीने से भी कम में मेजोरिटी लूज कर गई। मतलब मेजोरिटी थी नहीं, 18 महीने से भी कम टाइम में इनके पास मेजोरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, और यहाँ की पार्टी जो है वो खत्म हो गई थी एकदम से।
दूसरी गवर्नमेंट जो थी वो चरण सिंह चला रहे थे। चरण सिंह जो थी उनकी गवर्नमेंट थी, चरण सिंह की, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये फॉर्म हुई थी इस अश्योरेंस पर कि कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, बट कांग्रेस ने धोखा दे दिया, है ना। और कांग्रेस ने क्या किया, इससे सपोर्ट छीन लिया, चरण सिंह की गवर्नमेंट भी हट गई। सिर्फ 4 महीने तक रह पाई इनकी गवर्नमेंट पावर में। फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जनवरी 1980 में, जनवरी 1980 में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। और ये जो इलेक्शंस होते हैं इसमें जनता पार्टी सफ़र करती है बहुत ज़्यादा, डिफीट, हार जाती है पार्टी। देखो 1971 में इलेक्शंस हुए, कौन जीती, इंदिरा गांधी की पार्टी, कांग्रेस जीती। 1977 में इलेक्शंस हुए जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई बनते हैं। अब इसी बीच में यहाँ पर चरण सिंह की भी गवर्नमेंट बन जाती है, चरण सिंह की भी गवर्नमेंट बन जाती है। फिर 1980 में होते हैं दोबारा से क्या, इलेक्शंस, ठीक है। देखो फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जनवरी 1980 में, जिसमें जो जनता पार्टी है वो हार जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर 1977 में ये हार गई थी ना, जहाँ पर स्पेशली नॉर्थ, सॉरी, जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया में जीती थी। कब, 1977 में। लेकिन आज वही 1980 में जब इलेक्शंस हो रहे तो जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया से ही हार जाती है। कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई जा रही थी वो 1971 में जैसे जीती थी ना, वैसे ही जीती, 353 सीट्स के साथ। इट केम बैक टू द पार्टी, इट केम बैक टू द पावर। जो एक्सपीरियंस थे 1977 और 79 के, वो एक दूसरा लेसन बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल होती है, क्वालसम होती है, तो वो लोग उनको, वोटर्स उनको पनिश कर देते हैं। जैसे जनता पार्टी के साथ हुआ, जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ पहले हुआ, जनता पार्टी के साथ बाद में हुआ, अभी 1977 में, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक, लीगेसी। बट वॉज इट ओनली ए केस ऑफ रिटर्न ऑफ, क्या है इसका मतलब, ये था कि इंदिरा गांधी वापस आ जाएगी। जो 1977 और 80 में जो इलेक्शंस हुए उसमें पार्टी का सिस्टम चेंज हो गया था। 1969 में जो कांग्रेस की पार्टी थी उसमें उसका करेक्टर शेड होना शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि 11 नवंबर, ठीक है, क्या हुआ था, 11 नवंबर 1969 में कांग्रेस की पार्टी स्प्लिट हो गई थी। और जब कांग्रेस की पार्टी स्प्लिट हो गई थी इसका मतलब था कि अब वो वाला करेक्टर नहीं रहा इंदिरा गांधी का, मतलब कांग्रेस का, उसकी कांग्रेस का। क्योंकि पहले तो देखो कांग्रेस की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रखी है ना, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में। बट अब कांग्रेस का डोमिनेंस लगभग ख़त्म होने ही वाला है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके ऐसे ही कोलैप्स होएगा। तो क्योंकि कांग्रेस का अब वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अलग अलग लोग हैं, है ना, उनकी अलग अलग ओपिनियंस हैं, उनको एकोमोडेट किया जा रहा है, नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज नहीं है, अब उनमें हर तरीके की ओपिनियंस भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। अब इनकी एक ही आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट होना, प्रो पुअर पार्टी। तो अर्ली 1970s में जो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल सक्सेस है वो डिपेंड किस पर करता था, लोगों को अट्रैक्ट करने पर, कि हाँ अगर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये जीत जाते हैं इलेक्शंस। जब नेचर चेंज हुआ कांग्रेस की पार्टी का तो दूसरी ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो डिपेंड हो गई नॉन कांग्रेसिज्म पर। जब कांग्रेस जो थी, जब इसका नेचर जो है वो शेड होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, तो नॉन कांग्रेसिज्म में ओपोजिशन पार्टीज आ जाती हैं। और दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि द डिवीजन और दे ऑल्सो रियलाइज्ड द नीड टू अवॉइड अ डिवीजन ऑफ नॉन कांग्रेस वोट्स इन द इलेक्शन। उनको रियलाइज हुआ कि हमें नॉन कांग्रेस की वोट्स को डिवाइड नहीं करना है, और इसी वजह से वो 1977 में सारे के सारे इकट्ठे हुए। तो एक इनडायरेक्ट मैनर था बैकवर्ड कास्ट का वेलफेयर लाने के लिए 1977 में। क्योंकि क्या हुआ था, 1977 में जो जनता पार्टी आई ना, जनता पार्टी जो आई उसने, वो बैकवर्ड कास्ट के लिए बोल रही थी, वो बैकवर्ड कास्ट की रिजर्वेशंस के लिए बोल रही थी, ठीक है, कि सीट्स रिजर्व की जाए। तो एक सपोर्ट था जब 1977 में जनता पार्टी आई बैकवर्ड कास्ट के लिए। फॉलोइंग द लोकसभा इलेक्शन बहुत सारी जो स्टेट्स थी
वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हुए। अगेन नॉर्दर्न स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, जिसमें जो लीडर्स हैं बैकवर्ड कास्ट के, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो इशू था रिजर्वेशंस का अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है बिहार में। और इसके बाद मंडल कमीशन को अपॉइंट करा जाता है जनता पार्टी के द्वारा। तो इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इमरजेंसी और उसके आसपास का जो टाइम पीरियड था उसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का टाइम पीरियड था। क्यों था? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल हो रही थी पार्लियामेंट और जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा। और ऑन दी अदर हैंड ये ऐसा भी टाइम पीरियड था जब पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा था। जो पार्टी पावर में थी उसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, और इसकी जो लीडरशिप थी उसने डिसाइड किया कि भाई हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही सस्पेंड कर देंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे वो ट्रस्ट कर रहे थे, शायद उन्होंने ट्रस्ट किया होगा पॉलिटिकल पार्टीज पर कि वो डेमोक्रेसी को मानते हुए ही इमरजेंसी को लगाएंगे। इवन इमरजेंसी के दौरान भी गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स को यूज़ कर रही थी। इसके इट्स यूज वुड बी विद इन द नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। दिस एक्सपेक्टेशन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ये जो एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, पावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम में, और इसको इमरजेंसी के दौरान अब्यूज़ भी किया गया। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे बहुत ज़्यादा सीरियस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से। एक दूसरा क्रिटिकल इशू था जो इमर्ज हुआ था इस टाइम पीरियड में, वो था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। यहाँ पर टेंशन थी इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है। ये जो टेंशन थी, दिस टेंशन मे बी एट्रीब्यूटेड टू इनएबिलिटी ऑफ पार्टी सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट विद एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। ये जो टेंशन्स थी वो किस वजह से थी कि पार्टी जो है वो इनेबल है, वो लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रही है। In the two chapters that follow, we shall study some of the manifestations of this tension, and in particular popular movements and debates around regional identity. यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली ख़त्म होता है। यहाँ पर हम एक चीज़ हमने छोड़ दी थी, यहाँ पर एक दो चीज़ हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो, मोरारजी देसाई के बारे में नहीं पढ़ा हमने, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन लीडर थे, खादी को प्रमोट करने वाले थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर थे, बॉम्बे स्टेट के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। कांग्रेस को ज्वाइन किया था जब स्प्लिट हो गई थी पार्टी, कांग्रेस ओ को 1977 से 79 में प्राइम मिनिस्टर रहे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो नॉन कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मोरारजी देसाई कहाँ से बिलोंग करते थे? बॉम्बे स्टेट से। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के इस टाइम पीरियड में, 19 जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक। फ्रीडम फाइटर थे, एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे थे, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, भारतीय क्रांति दल को फाइंड किया। ट्वाइस, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के। बाद में जनता पार्टी के फाउंडर थे, और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने इस टाइम पीरियड में, और लोकदल के फाउंडर है। जगजीवन राम फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के लीडर थे, बिहार से डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। जगजीवन राम बिहार से थे, ठीक है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, पार्लियामेंट के मेंबर 1952 से इनकी डेथ तक थे, लेबर मिनिस्टर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वैसे हमारा चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बट फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको जो भी चैप्टर के नोट्स चाहिए उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल प्रोवाइड दोज नोट्स इन PDF फॉर्मेट, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसने बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमरजेंसी आर करेक्ट और इनकरेक्ट।
हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। इट वॉज डिक्लेयर्ड किसके बारे में, एमरजेंसी के बारे में। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, बिल्कुल 1975 में लगी थी, 25 जून 1975 को। इट लेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर दिया गया था? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है भाई, कर दिया गया था। इट वॉज प्रोक्लेम ड्यू टू डिटरॉटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, ये ये इसकी घोषणा कब की, क्यों कर गई थी? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी। इकोनॉमिक कंडीशंस तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था भाई, है ना। और बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया था, बिल्कुल सही बात है। सीपीआई ने सपोर्ट किया था इमरजेंसी के की घोषणा को, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट। फाइंड द ओड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ऑड वन आउट निकालना है इमरजेंसी के रिगार्डिंग। टोटल रेवोल्यूशन, रेलवे स्ट्राइक, नक्सलिट मूवमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट और शाह कमीशन की रिपोर्ट। वैसे जो चार हैं ये तो रीजंस थे ही, है ना, इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए। शाह कमीशन की रिपोर्ट तो बाद में आई थी। ओके, अब यहाँ पर है टोटल, इसको मैच करना है। टोटल रेवोल्यूशन लाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का स्लोगन था। स्टूडेंट कहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे? अब क्योंकि यहाँ पर गुजरात नहीं दिया है तो हम बिहार करेंगे। रेलवे स्ट्राइक जॉर्ज फर्नांडिस ने करवाई थी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट वर द रीजंस व्हिच लेड टू मिड टर्म इलेक्शंस। आपको ये सारे सॉल्यूशंस चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको ये सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आई होप आप सबको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।